वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है इंटरेस्टिंग टॉपिक में। जो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है वही आपका वेव ऑप्टिक्स पार्ट 2। लास्ट डे आपका क्लास नहीं हो पाया था, मैंने कहा था कि मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि क्लास ले पाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पे जिला परिषद के इलेक्शन चल रहे हैं और उसी में हमारे फैमिली मेम्बर हैं, वो इलेक्शन में थे, मैदान में थे, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। तो लास्ट डे हमारा क्लास नहीं हो पाया। आज हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स पार्ट 2 की। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, गजब क्लास होने वाली है। और मैं कहूंगा कि आज दो कॉम्बिनेशन में कराऊंगा, जिसमें एक में आपका सीधी सी बात है न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बनेगा, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बनेंगे, और एक आपका कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी का सवाल बनेगा। तो यहाँ पे आज का जो क्लास है, मान के चलिए एग्जाम में मोस्ट टारगेटेड पार्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन बनाने के लिए। जब मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा, जब मैं फॉर्मूला क्लियर कराऊंगा, तब आप देखना, आपको यकीन होगा क्या वास्तव में यहां से सवाल पूछा जाता है। तो क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले जो मेरी आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है, एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें और लाइक बटन पे प्रेस कर दें। और अगर हो सके कि फुल सपोर्ट में चाहिए, फुल सपोर्ट में करना है सर को, तो क्लास को जरूर जरूर शेयर कर दें। मैं क्लास को इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको, ठीक है। ये हमारी टीम RS सर लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, रेगुलर आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अगर कोई बच्चा मेरी अनअकैडमी की जो क्लास है टॉप 3000, अगर अनअकैडमी की फ्री क्लास टॉप 3000 ज्वाइन करना चाहता है, ये क्लास हमारी फ्री होती है, डेली सुबह 8 बजे होती है। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, ये कैटेगरी सेलेक्ट करें डिफेंस, और ये मेरा प्रोफाइल होगा, उस पर जाइए, सर्च करिए, फॉलो करिए। ये हमारी स्पेशल क्लासेज वहाँ पे फ्री होती है। अगर कोई बच्चा प्लस पे पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में 1 मंथ, 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या 12 मंथ के लिए, क्योंकि कंप्लीट कोर्स करोगे, कंप्लीट तैयारी करोगे, तभी ना सिलेक्शन हो पाएगा आपका। तो इसीलिए या तो 6 मंथ या 12 मंथ सिलेक्ट करें। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं RS सर लाइव, देन आपको 10% का डिस्काउंट होगा, 10% का छूट मिलेगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट भी इसी प्राइस रेंज में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चाहे वो मैथ्स हो वो भी इसी में होगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे GS हो आपका। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम RS सर, जहां पर आपको क्लास वगैरह के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। उसके बाद में टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं मैं, और टॉपिक हमारा वेव ऑप्टिक्स, बहुत ही गजब और सबसे ज्यादा भूत बन के बच्चों को डराने वाला टॉपिक, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा भूत बन के बच्चों को डराने वाला अगर वो टॉपिक है तो वो रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, अल्टरनेट करंट है, आपका मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो ये सारे टॉपिक्स में सबसे पहले आपको कवर करने वाला हूं, और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट डे जो आपका क्लास हुआ था, लास्ट टाइम जो क्लास था आपका, उस क्लास में अगर अपने जो आपका वेव ऑप्टिक्स पार्ट 1 था, उस पार्ट में लास्ट टाइम ये चीज अपन डिस्कस कर रहे थे। आज एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं और फिर देखना यहां से कैसे कैसे बेहतरीन सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें, अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करें, तो एक बार इस विजुअल इफेक्ट को फील करना, इस कॉन्सेप्ट को फील करना, क्या गजब का सवाल बनने वाला है। जरा देखिए बेटा, एक वेव को मैंने रेस्ट में कर दिया है, फिक्स कर दिया है, जो मोशन नहीं करता है। लेकिन जो दूसरा वेव आपका है, ये देखिए, ये वेव इस लाइन पे आता है, सेम फेज में होता है, और जब ये दोनों सेम फेज में होते हैं तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है। अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं, तो यहाँ पे दोनों की दोनों वेव देखना, गौर करना, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन आपकी बनेगी यहाँ पे, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आयाम मिनिमम होगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो आयाम अधिकतम होगा। यहाँ पे मिनिमम होता है और ये कंडीशन आपको इधर बनती हुई नजर आएगी। तो ये आपका जो लॉजिक है मैंने दिया है, ये लगातार आगे बढ़ेगा स्टेप टू स्टेप। तो एक ही बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं, वो है विजुअल इफेक्ट से फील करना कि सेम फेज में कब है और अपोजिट फेज में कब है।
यानी कंस्ट्रक्टिव और जो डिस्ट्रक्टिव आपका इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है, वो बात करेंगे हम आगे। उसको फील करने के लिए ये इमेज, ये विजुअल इफेक्ट आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए। लास्ट वाली क्लास के लास्ट में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, बात मैंने इस पे की है। अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा बिल्कुल, और बहुत अहम मुद्दे पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अहम मुद्दे पे अगर मैं बात करूं तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत की, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, तो बेटा मैं यहां पे दो वेव आपको बता दूं, और उन दोनों वेव के लिए एक वेव का मैंने नाम दे दिया बेटा, ये मान लीजिए इसका नाम y1 है और इसका नाम आपका y2 है। ठीक है, यानी दो तरंगे मेरे पास है y1 और y2, और जो दो तरंगे आ रही है उनके अध्यारोपण से, यानी उनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये तरंग हमें प्राप्त हो रही है। यानी इन दोनों के प्लस होने से, इन दोनों के जुड़ने से ये हमें रिजल्टेंट वेव मिल रही है, और ये जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है वो आती है आपका y1 और y2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो y वेक्टर बराबर y1 प्लस y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। आपके पास दो वेव है, एक y1 है, एक आपका y2 है, तो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों तरंगे आपस में जुड़ जाएगी। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 100 बातों की एक ही बात करूंगा, ये फॉर्मूला आपके दिमाग तक पहुंच जाना चाहिए। जो बेसिक शुरुआत मैंने आपको दी है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। बताइए, केवल और केवल मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप तक पहुंचाया है, अगर वो क्लियर है तो बताइए मैं आगे बढ़ता हूं। अगर ये फॉर्मूला क्लियर है, y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा कमेंट में रेस्पॉन्स जल्दी करें, फालतू के कमेंट में क्लास के बीच में कन्वर्सेशन आपका नहीं लूंगा। आपको जो इश्यू है अदर टॉपिक के अलावा उन पे बात नहीं करने वाला क्लास के बीच में, तो पूरा फोकस क्लास पे करिए, बाकी कमेंट क्लास के लास्ट में। तो y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, ये जो आपका रिजल्टेंट वेव आ रहा है, परिणामी तरंग आ रहा है, उसी का इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नए मुद्दे की, और नया मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको एक अलग ही लेवल पे आपको फील कराने वाला हूं, अलग ही लेवल पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, नए मेथड के साथ में, नए एग्जांपल के साथ में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बेटा एक वेव है, इसका नाम है तरंग का y1, और एक दूसरा वेव है, जो दूसरा वेव है उसका नाम है आपका y2, और इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया है, और एक नया मैं वेव बनाने जा रहा हूं, और वो नया वेव जो मैं बनाने जा रहा हूं वो वेव बनेगा आपका, मैं ब्लैक से ही बना देता हूं, और वो वेव बनेगा ये वाला रिजल्टेंट वेव, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। क्या आपको जो चीज मैंने अभी बताई आप उसको विजुअल कर पा रहे हैं? एक वेव मेरे पास y1 है, एक वेव मेरे पास y2 है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर मैं उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दूं, यानी मैं उसको ग्राफी रूप से निरूपण करूं, तो y बराबर y1 प्लस y2 के रूप में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब इस ग्राफ को मैं एक नेक्स्ट लेवल पे, नए मेथड पे लेके जाता हूं, नए पावर में लेके जाता हूं, नए कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूं, और वो है आपका जो मैं अभी आपको देने वाला हूं। जरा देखिए, गौर फरमाइए, फील करना बच्चे, क्योंकि जो बच्चा फील कर गया, वो जो बच्चा क्लास में टिक गया वो कुछ सीख गया, और जो डर गया वो घर गया। सबसे पहली बात देखिए, मैं एक विजुअल इफेक्ट आपके लिए ये मान लो तैयार कर रहा हूं इमेज के रूप में। ये आपका मूल बिंदु है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्स है, और ये आपका वाई एक्स है, ये नेगेटिव वाई एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहली वेव बना रहा हूं जो रेड कलर में है, मैं जो पहली वेव बनाने जा रहा हूं वो रेड कलर में है, और उसका एम्पलीट्यूड कम है, तो मेरी जो पहली वेव है वो रेड कलर में बनेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से फील करना बच्चे। मैं इसका डायरेक्ट डायग्राम भी लगा सकता था, टाइम क्यों दे रहा हूं, रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि इसको फील करना, इसको समझ पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। पहला डायग्राम, पहली रे, दूसरा ग्रीन कलर वाली, इसका मैं एम्पलीट्यूड एक बार लिख देता हूं। इसका एम्पलीट्यूड है, मैं कहां लिखूं, इधर नीचे लिख देता हूं साइड में, ये बेटा y1 आपका, चलो कोई बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं ग्रीन कलर की, यानी दूसरा वेव। आपने देखा y1 का एम्पलीट्यूड
और y2 का एम्पलीट्यूड, y2 बड़ी लाइन है तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, यानी इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। सेम फेज की बात करूंगा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दे देता हूं, ये मैं इसको इधर साइड में लिख दूं, किसी बच्चे को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये बेटा y2 वेव है और डायग्राम को इधर देखिए, इसको विजुअल करिए। अगर मैं इसका रिजल्टेंट वेव बनाना चाहता हूं तो वह ब्लैक कलर में है और दोनों को ऐड कर दिया जा रहा है, दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। तो मैं देखिए जो रिजल्टेंट वेव बनाने जा रहा हूं वो वेव इधर बनाऊंगा, वो वेव इधर बनाऊंगा। जरा देखिए, ये आपका रिजल्टेंट वेव बनेगा, ये आपका रिजल्टेंट वेव बनेगा, ये आपका रिजल्टेंट वेव बनेगा। और ये जो वेव बनेगा बच्चा वो फील कर ले जरा एक बार फटाफट अपने दिल दिमाग में, y1 y2 y के इक्वल में आएगा। जरा इस कॉन्सेप्ट को फील करना। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसका देते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव होगी y1 और ये y2, तो जो रिजल्टेंट वेव बन गया ब्लैक वाला वो y बराबर y1 प्लस ए y2 के रूप में बन गया, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर, क्लियर ना बेटा। ये आपका पहला, मुझे एक बार जो आपका ग्राफ के रूप में मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है वो क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। मैंने इसको सेम फेज के साथ में लिया है। मैं यहां पे कहूंगा कि यहां पे कालांतर आपका 0 डिग्री है, ये मान लो आप थोड़ी देर के लिए, अगर किसी बच्चे को डाउट भी आता है तो। दोनों एक साथ स्टार्ट हुए, दोनों एक साथ स्टार्ट हुए, खत्म हो गए, फिर स्टार्ट हो गए, फिर खत्म हो गए, यानी कालांतर आपका क्या है, 0 है। पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नंबर 1। ठीक है, यस। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, नंबर 2 आपका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। इस बार क्या करूंगा, इस बार मैं फेज अपोजिट करूंगा और उसके लिए पहला पॉइंट मैं नोट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपका, और सबसे पहला पॉइंट आपका बच्चे, पहली वेव ये देखिए बच्चा y1 और दूसरी वेव है ये बेटा आपका आ गया, ये आपका आ गया इधर y2 और y1 प्लस y2 को मैंने जोड़ दिया और मैंने रिजल्टेंट जो वेव बना दिया वो आपका रिजल्टेंट वेव आ गया ये वाला। और ये मैंने क्या लिखा बच्चा जरा देखना, y बराबर y1 माइनस का y2। अगर कुछ फील कर पा रहे हो तो मैं अब इसको ग्राफ में बदलने वाला हूं। मैंने पहले ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है, ये y1 बड़ी वेव है, y2 छोटा वेव है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने रिजल्टेंट निकाला तो इसको इसमें से माइनस करने के बाद जो बच गया उसको इधर लिख दिया, और जो बच गया वो बच गया y1 माइनस का y2। एक बार मुझे इस विजुअल इफेक्ट को इधर अप्लाई करने दीजिए ग्राफ में, उसको समझिए, लेकिन मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बढ़िया अच्छा सवाल है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पॉइंट करते हैं, ग्राफ बनाने जाते हैं एक बार। और ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका बेसिक आधार तैयार करता हूं। बेटा ग्राफ को फील करना, ग्राफ कैसे तैयार किया जाएगा उसको फील करना, क्योंकि बच्चा जब तक फील नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है और ये नेगेटिव वाई एक्स है, वाई डैश, और ये आपका मूल बिंदु 0। सबसे पहला ग्राफ बनाओ रेड कलर से, सबसे पहला ग्राफ बनाएंगे रेड कलर से। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इससे, तो मैं इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा दिखा देता हूं। ये देखिए इस तरीके से बड़ी वेव को मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, यस, मुझे इसको थोड़ा सा वापस से क्लियर करना पड़ेगा, शायद इसमें कुछ इश्यू है। देखिए एक बार फटाफट से फिर से देखिए, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, बस बहुत है। लास्ट वाला एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ग्रीन कलर वाला है, उसका एम्पलीट्यूड कम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए बच्चा जरा गौर से, ठीक है। अब आ रहा है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट आएगा ब्लैक कलर से। आप मुझे बताओ, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मैं इसको लिख देता हूं बच्चा। ये क्या है, ये आपका y1 है, और ये क्या है, ये आपका y2 है। और अब जो रिजल्टेंट बनाने जा रहा हूं ब्लैक कलर से, किससे बेटा, ब्लैक से। वो ज्यादा वाले में से कम को घटाएंगे तो ज्यादा जो है उसी डायरेक्शन में शेष बचता है। ज्यादा ऊपर है, ऊपर शेष बचेगा। तो मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूं इधर से, ये देखिए जरा गौर से, इस तरीके से। और ये जो आपका आ रहा है इसको मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं साइड में। और ये क्या बच्चा, y बराबर y1 माइनस y2। मैंने y1 में से y2 को माइनस किया है क्योंकि y1 ज्यादा है और y2 कम है, तो y बराबर आपका y1 माइनस y2। ये दोनों ग्राफ मैंने जो आपका ये ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन था
आपका सुपरपोजिशन का ये पहला ग्राफ आपका और ये आपका दूसरा ग्राफ मैंने क्लियर किया है ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसका डायग्राम भी लगा सकता था ताकि आप खुद बना पाए, ताकि आप खुद ही सीख जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं बेटा आज क्लास नहीं, आज तो मैं आया हूं, आज टीम से बात करके क्लास लगवाऊंगा 1:30 बजे वाला क्लास, तो मैं इन्फॉर्म आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा। आज 1:30 बजे वाला क्लास नहीं है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे। यहां तक एक बार बच्चा बताइए, यहां पर एक चीज बताइए क्योंकि अब आगे जो अपन जहर उगलने वाले हैं बहुत तगड़ा होने वाला है। यहां तक एक बार बताइए, क्लियर है? फटाफट से, शाबाश। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं देख रहा हूं बच्चा, टाइम बर्बाद मत कर, तेरे को कभी समझ में आएगा भी नहीं, तो टाइम बर्बाद मत कर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फिर भी देख रहा है, बंद करना। क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है बेटा अपना? लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर काहे का देखना। टीचर सही नहीं समझा रहा, टीचर सही नहीं बता रहा, तेरे को समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलो अब आओ आगे इंटरेस्टिंग फैक्टर पे। एक बहुत बड़ी बेसिक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, उसको फील करना क्या है। अपन देखो कहां कहां किस किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं और मुझे बताना क्या यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आप कहोगे सर 101% सवाल आता है, और इसी सवाल की मैं बात करने वाला हूं अभी का अभी। क्या? फेज, कला, फेज डिफरेंस, कलांतर, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। एक एक बिंदु पे बात करने वाले हैं कि फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, आपका पाथ क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, टाइम डिफरेंस क्या है। एक एक बिंदु पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इस पॉइंट में, और वो पॉइंट हमारा रहेगा फेज, यानी फेज की बात करें तो बोले कला। ठीक है, फेज की बात करें तो कला। बेटा मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, जरा मुझे याद दिलाना। एक इक्वेशन मेरा y1 बराबर a साइन ओमेगा t, एक तो मैंने लिख दिया y1 बराबर a साइन ओमेगा t। जो मैंने y1 बराबर a साइन ओमेगा t लिखा है, और एक अगर मैं दूसरा इक्वेशन बनाऊं जिसमें साइन ओमेगा t की मैं अभी दोनों को कंपेयर करवा लेता हूं। दूसरा इक्वेशन है a और ये a1 है, तो मैं इसको a2 कर देता हूं, a2 साइन, और ये हो जाएगा आपका, मैं थोड़ी देर के लिए इसको 5 लिख देता हूं। ठीक है, 5 मान लीजिए। आप मुझे कमेंट करिए, आप इसमें मुझे फेज बताइए और आप इसमें मुझे फेज बताइए। यानी जो y1 वाला इक्वेशन है आप उसमें मुझे फेज बताइए, उसमें कला बताइए, और y2 इक्वेशन वाले में फेज बताइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बिल्कुल बेसिक चीज है। लेकिन मुझे कमेंट में चाहिए, कमेंट में मुझे रेस्पॉन्स चाहिए, उस पर मुझे स्पैम चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिए, जल्दी से रिप्लाई करिए। इसका फेज क्या है? y1 का फेज क्या है? बच्चा बता रहा है कला। y1 का फेज है बेटा ओमेगा टी। हमेशा के लिए नोट कर लो, ये चीज बहुत काम में आती है जब यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। ओमेगा टी अगर मैं बात कर रहा हूं ओमेगा टी की, यानी फेज की कला की, तो ओमेगा टी आपका y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी इसका फेज होगा। अगर मैं y2 की बात करूं तो साइन के बाद में जो पूरा पद आ रहा है वो पूरा का पूरा उसका फेज है, यानी फाई। यानी ओमेगा टी और फाई दोनों के दोनों क्या है बच्चा? फेज हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। y1 में फेज आएगा आपका ओमेगा टी, और y2 में जो फेज आएगा वो होगा आपका फाई। तो फेज को लेकर कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया है। मैक्सिमम बच्चों ने स्पैम किया है कमेंट को, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। चलो अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे, और यहीं पे आग उगलनी है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बना के दिया जाएगा। चलो मैं आपको फेज डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ लिख देता हूं कलांतर। क्या बेटा? कलांतर। ठीक है, फेज डिफरेंस का मतलब है कालांतर। बेटा कलांतर बनाना सीखते हैं। एक बार मैंने एक वेव का इक्वेशन लिखा y1 बराबर a, और ये आता है बच्चे साइन ओमेगा टी, पहला इक्वेशन आपका, जरा गौर से देखना। और मैं दूसरा इक्वेशन लिख देता हूं, दूसरा इक्वेशन आपका y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, सेकेंड इक्वेशन है। देन फेज डिफरेंस आपको बताना है, यानी आपको कलांतर बताना है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कलांतर आपको निकालने के लिए पहले कला देखो। ये क्या है बेटा? इसकी कला। ये क्या है बेटा? इसकी कला। यानी कला का अंतर कलांतर, फेज का
डिफरेंस फेज डिफरेंस है। आप मुझे एक चीज बताइए, इसकी कला ओमेगा टी है, इसकी कला ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो आप मुझे एक बात बताइए ज्यादा कला किसकी है, ओमेगा टी प्लस फाइव की या ओमेगा टी की? आप कहोगे सर ओमेगा टी में फाइव जुड़ गया तो इसकी कला ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो कलांतर निकालने के लिए, यानी मैं कलांतर को लिख सकता हूं डेल फाइव, कलांतर निकालने के लिए ज्यादा वाले पद में से यानी ओमेगा टी प्लस फाइव में से कम वाले पद को घटा देंगे, यानी ओमेगा टी को माइनस कर देंगे, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, और जो आपका डेल फाइव है यानी फेज डिफरेंस है वो आपका फाइव के बराबर होगा, और ये आपका कलांतर यहाँ पे निकल के आपके सामने आ गया। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत गजब के न्यूमेरिकल होंगे और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। बहुत बढ़िया सवाल आपका यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। यस यस, पहले y1 y2, हाँ बिल्कुल। अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है, अगर आपको कलांतर निकालना है, तो यही फॉर्मूला आपको यूज में लेना है, इसी फॉर्मूले का उपयोग आपको करना है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? फिर बता रहा हूं, फेज डिफरेंस यानी फाई, यहां पे मैंने फाई के रूप में रिप्रेजेंट किया है। एक इक्वेशन मैंने ये बना के लिख दिया, पहला। एक इक्वेशन मैंने ये बना के लिख दिया, दूसरा। मुझे कलांतर निकालना है, तो हमेशा एक बात याद रखना बच्चा, जब भी अपन फेज डिफरेंस निकालेंगे तो वहां पे फेज डिफरेंस निकालने के लिए ज्यादा वाले पद में से कम वाले पद को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आप मुझे बताइए ज्यादा फेज किसका है? ये ओमेगा टी प्लस फाइव है और ये केवल ओमेगा टी है, तो ज्यादा ओमेगा टी प्लस फाइव होगा और उसमें से ओमेगा टी माइनस कर देंगे, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, यानी डेल फाइव बराबर फाइव आपके सामने होगा, जो यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो मेरे हिसाब से फेज डिफरेंस निकालना बच्चे को आ गया होगा, कलांतर निकालना बच्चे को आ गया होगा, ठीक है। फेज क्या है बेटा? फेज, इसका फेज आपका ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है। ये कला है दोनों की, और कला का अंतर यानी कलांतर, और कलांतर निकालेंगे ज्यादा में से कम को माइनस करके। ज्यादा क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव, और कम क्या है? ओमेगा टी। तो ज्यादा में से कम को घटाया तो ये हमारा कलांतर आ गया। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई भी डाउट यहां से नहीं बचेगा। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अपडेट, हाँ बेटा मैसेज कर दिया गया टीम को, प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी बेटा आपकी, है ना। आज शाम तक आपकी प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी, टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया इस बारे में। पाथ डिफरेंस है बेटा अगला पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, गजब मजा आएगा। क्या सर यहां से तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पाथ डिफरेंस है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं पथांतर। पथांतर क्या बेटा? पथांतर। पाथ डिफरेंस है यानी पथांतर, यानी पथ का डिफरेंस है। अब बेटा इसका न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। यस, इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है। फेज का एक्चुअल मीनिंग बेटा, फेज का एक्चुअल मीनिंग होता है, मैंने कहा एक्स एक्स के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ये 30 डिग्री उसकी कला है। अगर मैं इस 30 को यहाँ पे ओमेगा टी लिख दूं, ये एक्स एक्स है और इसको मैं ओमेगा टी लिख दूं, तो मैं कहूंगा इसकी कला ओमेगा टी है। ये y1 है और ये बेटा आपका y2 है, तो ये y1 का फेज ओमेगा टी और इसको मैं लिख देता हूं थीटा। तो बताओ इसकी फेज क्या होगी? इसकी फेज होगी ओमेगा टी प्लस का थीटा। इस बड़े वाले की फेज होगी ओमेगा टी प्लस थीटा, छोटे वाले की ओमेगा टी। इस तरीके से ये होती है कला जो एंगल क्रिएट करता है उधर, जिसमें एक में फाई आ गया, एक में ओमेगा टी प्लस फाई आ गया, तो उनका डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस ये वाला आ जाएगा, उसके बाद में निकाल लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर मैं पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले की बात करूं तो कितने बच्चों को याद है जो कमेंट में स्पैम कर देंगे उस फॉर्मूले को, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बना के आपको पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, ठीक है। यस, देखो रिलेशन आता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का, कलांतर और पथांतर का। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कलांतर बराबर यानी फाई बराबर या डेल फाई बराबर, कलांतर बराबर 2 पाई बटा लेमडा इंटू पथांतर। पथांतर को मैं डेल लेमडा लिख देता हूं, यहां पे डेल लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, बिल्कुल भी मत घबराना। यहां पे लेमडा लिखो या डेल लेमडा लिखो, ये रिलेशन आपको पता है क्या? एक बार मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, एक बार बॉक्स में बंद करके लिख देता हूं बच्चा, ताकि कंफ्यूजन आपका आगे नहीं रहे। ये बेटा डेल फाई का मतलब है आपका कलांतर। क्या है बेटा? कलांतर बराबर 2 पाई
बटा सॉरी मैंने डेल फाई लिखा है, डेल लेमडा लिखा है, इसको डेल एक्स करो बेटा, सॉरी डेल एक्स करो इसको, ओके डेल एक्स करो इसको, डेल लेमडा मैंने नीचे लिखा है, एक्स लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में, तो इसको कंफ्यूजन नहीं रहे इसके लिए 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स करो इसको। अगर इसको भी लेमडा कर दिया तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। ये डेल एक्स क्या है बेटा, इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूँ पतांतर, ताकि कंफ्यूजन आपका कम से कम हो। अब आप मुझे बताओ कालांतर और पतांतर का रिलेशन क्रिएट हो गया बेटा, और इस रिलेशन से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कालांतर बराबर 2 पाई बटा लेमडा इंटू पतांतर। पतांतर को मैंने यहाँ पे डेल एक्स लिखा है, इधर इसने डेल लिया है, कोई बात नहीं है। आप अगर कंफ्यूजन रहता है तो इसको डेल एक्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर लो, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। सर इधर तो पाथ डिफरेंस लिखा है, तो भाई आप पाथ डिफरेंस निकाल लो, यानी आप डेल एक्स निकालो, तो डेल एक्स बराबर ये हो जाएगा बेटा आपका लेमडा बट्टे में क्या आ जाएगा 2 पाई, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा फेज डिफरेंस है, यानी डेल फाई। ये है सर आपका फॉर्मूला जो आपका इस टॉपिक में आपको पूछा जाएगा। तो एक बार ये फॉर्मूला क्या रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, मैं कहता हूं बेटा मेन रिलेशन जो है वो याद कर लो, आप मेन रिलेशन याद कर लो, उसको जैसे मेकअप किया जाएगा वैसे मेकअप कर लेंगे, जैसे उसको डिस्कस किया जाएगा वैसे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो आपको याद में रखना है, जो आपको क्लियर करना है। डेल फाई कहां से आया सर, बेटा आया कहीं से नहीं है, हमने फॉर्मूला बनाया है। ये बड़ी अजीब सवाल होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप ये पूछोगे 1 कहां से आया, आप ये पूछोगे इसमें साइन स्क्वायर थीटा कहां से आया, भाई इसका जवाब क्या होगा जरा सोच के देखिए। मैं कह रहा हूं कि एक रिलेशन क्रिएट किया गया है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का, और वो रिलेशन है डेल फाई यानी कलांतर, कला का अंतर बराबर 2 पाई बटा लेमडा इंटू डेल एक्स यानी पतांतर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, डेल फाई बराबर 2 पाई बटा लेमडा इंटू डेल एक्स। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा, मेरे हिसाब से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे के दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन हो जाना चाहिए। अरे शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो, शर्म कर लो बेटा, थोड़ा सा सोच के देखो कितना बुरा लगेगा अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और कोई आके बोले काहे का काम, अरे ये तो कोई भी कर लेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दिन आपको जो फील आएगा वो देख लो। 497 बच्चे लाइव हैं, 497 बोलना पड़ता है, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और लाइक वहां पे कर रखे लगभग 391, जैसा कि मैं लिख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं। बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्या ही बोले आपको, मतलब खुद को शर्म आ जाती है कि ये वो बच्चे हैं जो अपने आप के लिए ट्वीट नहीं कर सकते, ये वो बच्चे हैं जिनको हम लाइक के लिए बोल रहे हैं, जो खुद के कैरियर के लिए ट्वीट नहीं कर सकते, अकाउंट नहीं बना सकते, अपना ट्विटर डाउनलोड नहीं कर सके, उन बच्चों को हम लाइक्स करने के लिए बोल रहे हैं। बहुत दुख हुआ उस दिन आपका सपोर्ट देके, बहुत अच्छा भी लगा कि बच्चा खुद ही नहीं चाहता, तो ये टीचर्स जो पागल है हम जैसे यहाँ पे आके चिल्ला रहे हैं। ठीक है जी बेटा, चलो आगे बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करिए बेटा, फॉर्मूला याद करिए। जब आप अपने आप के लिए खुद ही नहीं लड़ना चाहते हैं तो बताओ दूसरा कौन आएगा लड़ने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं बता रहा हूं, इस रिलेशन को इधर रिलेट कर दो, इस रिलेशन को इधर रिलेट कर दो, मजा आ जाएगा टॉप लेवल पे, मजा आ जाएगा टॉप लेवल पे, बहुत बेहतरीन लेवल पे, बहुत बेहतरीन लेवल पे। शाबाश 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 शाबाश। जरा देखिए बेटा, जरा देखिए इस फॉर्मूले को, डेल एक्स बराबर लेमडा बटा 2 पाई इंटू डेल फाई। ये क्या है, ये पतांतर है। अगर आपको टाइम डिफरेंस है, यानी अगर आपको कालांतर समय अंतराल निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चे, समय अंतराल निकालना हो, समय अंतराल क्या निकालना हो बच्चे, समय अंतराल निकालना हो, यानी अगर आपको डेल टी निकालना हो, ये कह सकता हूं मैं, ये टाइम डिफरेंस है, मैं इसको डेल टी मान लेता हूं। अगर आपको टाइम डिफरेंस निकालना हो, अगर आपको समय अंतराल निकालना हो, तो वो चीज देखिए, उस चीज को समझिए। आप क्या कहने वाला हूं मैं, समय अंतराल। आप मुझे एक बार बताना, मैं एक जनरल फॉर्मूला, मैं मैकअप एक ही फॉर्मूले का करूंगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप भी यही करना। मैं बताता हूं आपको, कालांतर बराबर डेल फाई बराबर 2 पाई बटा लेमडा इंटू डेल एक्स।
क्या आपने इसका एक जनरल फॉर्मूला याद कर लिया जो मैंने इस स्लाइड में बताया था, डेल फाई बराबर 2 पाई बटा लेमडा इंटू डेल एक्स, यस और नो? ये जनरल फॉर्मूला आपने याद कर लिया। इस जनरल फॉर्मूले का मेकअप करके आपने, ये कलांतर और पतांतर था, आपने पतांतर का फॉर्मूला निकाला और वो पतांतर का फॉर्मूला क्या आया, डेल एक्स बराबर लेमडा बटा 2 पाई और इनटू आपका आ रहा है डेल फाई यानी फेज डिफरेंस। क्या ये फॉर्मूला आपने पीछे बनाया? यस सर। कहाँ बनाया? ये बनाया हुआ है। याद आया कुछ? चलो अब इस फॉर्मूले का मेकअप करके मैं आपको टाइम इंटरवल या टाइम डिफरेंस के लिए फॉर्मूला बनाता हूं। सबसे पहले जहां पे पतांतर है वहां पे टाइम डिफरेंस लिख दो, या तो डेल टी लिख दो, ठीक है, या आप कोष्टक में टी डी, टी बोले तो टेम्परेचर और सॉरी टाइम और डी बोले तो डिफरेंस बराबर लेमडा बटा 2 पाई। अगर पतांतर है, अगर पतांतर दिया हुआ यानी पथ का अंतर दिया हुआ है तो वहां पे आपको लेमडा लेना है। अगर टाइम डिफरेंस दिया हुआ है तो वहां पे आपको टी लेना है बटा 2 पाई और इनटू डेल फाई। मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे को कभी कंफ्यूजन हो इस फॉर्मूले में तो अभी का अभी कंफ्यूज दूर करो, डाउट क्लियर करो। ये हमारा मेन फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इसका पहला फॉर्मूला बनाया पाथ डिफरेंस का, और उसी पाथ डिफरेंस वाले फॉर्मूले से हमने टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला बना दिया। तो जरा एक बार इस पॉइंट को क्लियर करिए, जरा इस बिंदु को क्लियर करिए, ये क्लियर है या नहीं, ये क्लियर है या नहीं, जरा जल्दी से बताइए बेटा। यहां पे जो काम लेमडा का उधर था वो काम इधर टाइम का होगा और कुछ भी चेंज नहीं है। इधर डेल एक्स है तो इधर डेल टी है, उधर लेमडा है तो इधर टी है बटा 2 पाई, उधर डेल फाई है उधर भी डेल फाई है। ये कंपैरिजन बच्चा अगर आपके दिल दिमाग तक पहुंच रहा है तो आप जल्दी से मुझे बताइए जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी? यस सर। एक बच्चा पूछ रहा है कि टी क्या है? बेटा टी टाइम है। आप पूरा टोटली ऐसे अपनी आंखें बंद मत करो, फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला बच्चे, फर्क तेरे को ही पड़ेगा। टोटली अगर आगे बंद कर लेगा, आपको भी ये नहीं पता कि टी क्या है, तो भाई फिर कर क्या रहे हैं हम इतनी देर से, बताइए जरा, सोच के देखिए। तो ये टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला जिसमें समय अंतराल डेल टी, टी टाइम, डी फॉर डिफरेंस, तो बेटा टी समय हो जाएगा बटा 2 पाई इंटू डेल फाई। बहुत ही बढ़िया सवाल आपका। जैसे लेमडा दूरी के रूप में आएगा वैसे यहाँ पे टी किसके रूप में आएगा? समय के रूप में आएगा, जिसकी बात अपन इधर कर रहे थे। बताओ दूसरा पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर है? अब मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। अब मैं बहुत अहम मुद्दे से बात क्लियर करने जा रहा हूं यहाँ पे, और इस मुद्दे को वहीं से फिर से मैं इसको 5 स्टार लगा देता हूं, क्योंकि बच्चा इधर से बहुत बेहतरीन गजब लेवल के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंटेंसिटी की बात अपन करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, इंटेंसिटी की बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। हम गजब लेवल पे फॉर्मूले बनाने वाले हैं जिसमें एम्पलीट्यूड की बात होगी, जिसमें इंटेंसिटी की बात होगी, और बच्चा वो न्यूमेरिकल डायरेक्ट फोड़ने वाले, डायरेक्ट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एम्पलीट्यूड के लिए, इंटेंसिटी के लिए एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक बिंदु पे बात करेंगे। क्लास के दौरान ही आपको याद कर लेना है। न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। ये फॉर्मूला हो वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, ये फॉर्मूला हो वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, चाहे ये फॉर्मूला हो, एक ही चीज है, केवल और केवल वैल्यू पुट करके आंसर निकलवाएगा और कोई न्यूमेरिकल इसका नहीं बनता है। तो रेडी है एक नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए? देखिए सबसे पहले परिणामी आयाम और तीव्रता की बात करते हैं। यानी मैं आपको यहां पे 2 इक्वेशन देता हूं, उन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा आपको डेप्थ से समझना है, और वो 2 इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूं तो वो 2 इक्वेशन कैसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, पहला इक्वेशन आपका। अगर मैं दूसरे इक्वेशन की बात करूं तो y2 बराबर a2, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, और प्लस का मान लीजिए फाई, प्लस का क्या मान लीजिए फाई। ये दूसरा इक्वेशन है। मैंने 2 इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं। अगर आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं अगर समझ में आया तो फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पहला इक्वेशन बनाया y1 बराबर a साइन ओमेगा टी का, फिर मैंने दूसरा इक्वेशन बनाया y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई का।
यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड आपका A1 है, यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड A2 है। आयाम की अगर अपन बात करते हैं, इसका जो फेज कला ओमेगा टी है, इसका फेज कला ओमेगा टी प्लस फाई है। बेहतरीन लेवल पे आपको पॉइंट मिलेगा। अब आप मुझे यहां से बताइए, ये जो दो इक्वेशन मैंने बनाए हैं, ये जो दो समीकरण मैंने बनाए हैं, अगर इन दोनों समीकरणों को मैं यूज करके, जिसमें A1 पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, A2 दूसरे वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, अगर मैं बात करूं ओमेगा टी पहले वाली वेव का फेज है, कला है, और ओमेगा टी प्लस फाई दूसरे वाली वेव यानी आपकी जो तरंग है उसका फेज है। तो सबसे पहले तो मुझे आप फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस है, कालांतर बताओ। और कालांतर आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो कालांतर क्या है, वो कालांतर है इधर फाई, क्योंकि ये ओमेगा टी प्लस फाई है, ये ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस फाई है। जैसे ही मैं फेज डिफरेंस वर्ड यूज करूंगा, जैसे ही मैं फेज डिफरेंस वर्ड यूज करूंगा, और उसके बाद में अगर मैं फेज डिफरेंस का यूज करके अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने जाता हूं, तो बच्चा मैं डिराइव तो नहीं करूंगा, मैं तो उस फॉर्मूले की बात करूंगा जो रिजल्टेंट आपका फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का आता है। वो उस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, उस फॉर्मूले को अगर मैं तैयार करूं, तो उस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे एम्पलीट्यूड के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो वह फॉर्मूला आ जाएगा आपका ए बराबर आपका, देखिए मैं लिख देता हूं इधर, ये हो जाएगा आपका पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का A2 स्क्वायर, फिर 2A1 A2, फेज डिफरेंस कितना था cos फाई, यानी फाई आ जाएगा। बेटा इस फॉर्मूले को देख के किसी बच्चे को अजीब तो नहीं लग रहा? ये फॉर्मूला आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं, यानी वेक्टर वाले टॉपिक में ऑलरेडी क्लियर हैं। ये जो परिणामी तरंग आती है, जो हमने परिणामी तरंग बनाई है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैं बताता हूं आपको कौन सी वेव। बेटा ये जो वेव हमने बनाई है, ये वाली जो वेव बनाई है रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि इस तरंग का एम्पलीट्यूड A1 है, इस तरंग का एम्पलीट्यूड A2 है, तो ये वाली जो वेव बच गई इसका एम्पलीट्यूड कैपिटल A है, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था पीछे, एक बार फिर से लिख देता हूं, याद हो जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका नहीं है, मैं ये बात क्लियर कर दूं, मैंने याद करने के लिए फॉर्मूला इधर लिखा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए एक बार फटाफट से ये समीकरण, ये जो फॉर्मूला सबसे पहले मैंने लिखा है, एक बार एक फॉर्मूला बोल दीजिए सर याद है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट है मेन फॉर्मूला याद करवाना। ए बराबर आपका A1 स्क्वायर अंडर रूट में प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos पाई। अगर मेन फॉर्मूला याद है तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जिनको अपन क्लियर करने होंगे, ठीक है जी? यस सर, चलो उन कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, उन नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जरा देखिए बेटा नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट अपन यहाँ पे डालने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो नोट है आपका वो क्या है? सबसे पहला नोट पॉइंट आपका इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या फाई इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं फाई ले लेता हूं थीटा के बजाय तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फेज डिफरेंस आपका 0 डिग्री आता है, देन आप मुझे एम्पलीट्यूड बताना बच्चे बेटा फटाफट जल्दी से एक बार। ये A1 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका A2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2A1 A2 cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2, तो बताओ आप मुझे A बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो आप मुझे बताओ A बराबर क्या आ जाएगा A1 प्लस का A2, और ये एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होता है, आपका A मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2। जरा बताइए क्लियर है? A मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2, ये पहला पॉइंट आपका है, जो पहला एम्पलीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको इधर से दिया हुआ है, ठीक है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां से पहला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, पहला नोट पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं दूसरे नोट पॉइंट की ओर बढ़ूंगा, और दूसरा नोट पॉइंट आपका क्या है? दूसरा नोट पॉइंट आपका है इफ थीटा इक्वल टू या फाई इक्वल टू 90 डिग्री, देन बेटा आप मुझे बताना डायरेक्ट, अगर मैं कैपिटल ए में लिखता हूं, इसको एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए में लिखता हूं, तो बेटा cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो बताओ अंडर रूट में कितना बचेगा आपका? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर, ये दूसरी कंडीशन में। अगर तीसरा एम्पलीट्यूड में निकालता हूं तो तीसरा एम्पलीट्यूड आपका आ जाएगा, तीसरा नोट आ जाएगा इफ थीटा इक्वल टू, इफ फाई इक्वल टू 180 डिग्री
180 पे अपोजिट हो जाएगा, देन आप मुझे एम्पलीट्यूड बताइए। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर आपको एक बार, चलो एक स्टेप पूरा लिख देता हूं मैं। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो a बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं अंडर रूट में डाल देता हूँ एक स्टेप में, और वो है आपका a1 माइनस में आपका a2 का होल स्क्वायर, और a बराबर आपका क्या आया, a1 माइनस का a2, और ये क्या होगा, मिनिमम। ये मैंने पहली कंडीशन जो आपके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की तीनों स्थितियां मैक्सिमम जब फेज डिफरेंस 0 हो, बोले तो समान कला में हो। आपने ये डायग्राम देखा बच्चे, ये विजुअल इफेक्ट जो हमने बनाया था, फेज समान थी, दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ गए, तो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या आएगा, वो आएगा आपका कैपिटल A बराबर केवल और केवल A1 प्लस A2, डायरेक्ट जुड़ गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है, यहाँ पे पहली कंडीशन में मैक्सिमा 90 पे √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और 180 पे मिनिमम आ जाएगा, यानी न्यूनतम आ जाएगा आपका A मिनिमम A1 माइनस A2। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यहां से सभी बच्चों का क्लियर है यहां तक? शाबाश। चलो जी आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे ने कंजूसी की है तो कंजूसी लाइक बटन पे मत दिखाना बच्चे, परसेंट जरूर लगा देना लाइक बटन पे। अब अपन बात करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्टर पे, और वो इंटरेस्टिंग फैक्टर आपका क्या है? वो इंटरेस्टिंग फैक्टर है आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यानी परिणामी तीव्रता। और बहुत गजब लेवल पे सवाल आपका बनने वाला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बाद में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको इसका जनरल कॉन्सेप्ट पता है कि जो इंटेंसिटी आई होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली होती है, यस और नो? अगर ये पहली चीज पता है तो मैं ये दूसरी चीज और लिखने जा रहा हूं, के ए स्क्वायर। बताइए जरा, क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो अगर मैं पहली वेव के लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा I1 बराबर के A1 स्क्वायर। अगर मैं दूसरी वेव के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा I2 बराबर के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर। ठीक है, के A2 स्क्वायर। रिजल्टेंट के लिए लिखूंगा तो मैंने उधर लिख दिया है, फिर भी इधर लिख देता हूं I बराबर के A स्क्वायर। बताओ क्लियर है कि नहीं? पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। अब जो आपने एम्पलीट्यूड निकाला था, याद करो वो फॉर्मूला, अगर याद है तो कमेंट में यस सर लिखो। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला A बराबर, स्क्वायर कर लो, A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, और वो हो गया था आपका 2A1 A2 cos फाई। आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अगर मैं सभी पक्षों को कैसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका के A स्क्वायर, अगर रिजल्टेंट A है तो ये हो जाएगा आपका के A1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के A2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 के A1 A2, और ये हो जाएगा आपका cos फाई। और यहाँ पे देखिए के A स्क्वायर के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 cos फाई में अगर मैं रिजल्टेंट की बात कर लूँ, यहाँ पे स्मॉल ए लिया है, कैपिटल ए ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका I, और ये हो जाएगा आपका I1, ये हो जाएगा आपका I2, देख लो उधर से या इधर से देख लो, प्लस बेटा एक काम करो, इसको 2 को आगे ले लो, और बेटा अंडर रूट के को अंडर रूट में लिखो, और A1 का स्क्वायर कर दो, के को अंडर रूट में लिखो, और A2 का स्क्वायर कर दो, और साथ में cos फाई लगा दो। सर ये क्या मेकअप हो गया? मैं मेकअप को हटा के बताता हूँ बेटा। रूट के गुणा होके क्या हो जाएगा? के A1 स्क्वायर का अंडर रूट A1, A2 स्क्वायर का अंडर रूट A2। ये मेकअप क्यों किया गया है? ताकि मैं के A1 स्क्वायर को क्या लिख सकूं? I1 लिख सकूं, के A2 स्क्वायर को क्या लिख सकूं? I2 लिख सकूं। तो चलो फाइनल स्टेप लिखते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, और साथ में क्या हो जाएगा? cos फाई। अगर ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद कर रखा है तो बस मुझे वही चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आपको पता है या नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 आपका अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos पाई। जरा बताइए फॉर्मूला याद है बच्चे? मैंने फॉर्मूला बना के बता दिया, एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फॉर्मूला याद है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को याद है फॉर्मूला अच्छे से? यस सर। एक बच्चा कह रहा है अब तो ऑफलाइन पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। देख बच्चे एक चीज है, छोड़ना मत ऑफलाइन पढ़ना। एक चीज है, हमारी टीम
एक ही चीज पे विश्वास करती है, हम एक ही चीज पे विश्वास करते हैं। आप कंपेयर करिए, आप तुलना करिए, चाहे जितने बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में 2.5, 3, 4 लाख 5 लाख जितने देने हैं स्टडी के लिए उतने दे लेना, एक बार उधर पढ़ लेना 12 महीने 6 महीने, और फिर बाद में हमारे कंटेंट पे आ जाना, फिर कंपेयर कर लेना, फिर ये भी कंपेयर कर लेना समझ में कहाँ अच्छे से आता है, क्लियर कहाँ अच्छे से होता है, और सिलेबस कहाँ पे कंप्लीट करवाया जाता है। ऑफलाइन में 12 महीने में एक वैकेंसी का कोर्स पूरा नहीं होता है। जितना हम लास्ट के 1 महीने में पढ़ाते ना सर, लास्ट 30 डेज, याद आया सर, उतना भी प्रैक्टिस 12 महीने में नहीं होता है। उठा के पिछला 1 महीने का एग्जाम से पहले वाला प्रैक्टिस चेक कर लेना। लास्ट के 1 महीने में जितना प्रैक्टिस करवाते हैं 12 महीने में नहीं करवाते। ठीक है, हमने 7 दिन में राफेल उड़ाई थी 600 क्वेश्चन की, 600 क्वेश्चन की राफेल उड़ाई थी लास्ट 7 दिन में। देख लेना कितने क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपके ऑफलाइन में। चलो जी, अब आते हैं मेन मुद्दे वाला। यहां तक बच्चा ये बता क्लियर है, एक बार यहां तक बताइए सभी बच्चों का क्लियर है? हमने तो छोड़ दिया सर। ये बताइए ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है बेटा अच्छे से? यहां तक मैंने फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का करवाया, इंटेंसिटी का करवाया। क्या इंटेंसिटी की आप अलग अलग कंडीशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए, थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए, थीटा बराबर 180 के लिए। उसकी मैं कंडीशन से अप्लाई नहीं करा क्योंकि वो रेयर केस में पूछता है, तो आप उसको बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यस। चलो अब आते हैं एक नए पॉइंट पे, और वो पॉइंट आपका क्या है? वो पॉइंट आपका बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो पॉइंट आपका कला संबद्ध स्रोत है। कला संबद्ध स्रोत की अगर अपन बात करें, कला संबद्ध स्रोत क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा ये स्टूडियो है, अपना जो स्टूडियो यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें हमने क्या किया, एक तो लगा दी 50 वोट की बड़ी एलईडी, है ना, एक लगा दिया 5 वाट का छोटा बल्ब है ना, बल्ब की बात कर रहा हूं। एक लगा दिया 5 वाट का छोटा एलईडी, एक लगा दिया 25 वोट का कोई दूसरा अलग कलर का एलईडी, है ना, एक लगा दिया 60 वोट का ऊपर बड़ा सा जो आपका स्क्वायर में आता है एलईडी, वो लगा दिया। ठीक है, मैं कहना क्या चाहूं, एक इधर मैंने लैंप लगा दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या ये जितने भी लाइट सोर्स मैंने लगाए हैं, क्या ये कला संबद्ध है? यस और नो? क्या इनका वेवलेंथ, क्या इनका फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है? मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, लेकिन पहले एग्जांपल की बात कर लेता हूं। क्या इनका वेवलेंथ, क्या मैंने इनका वेवलेंथ, क्या इनका फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी सिस्टम लगाया हुआ है, इनका सेम हो सकता है? यस और नो? क्लियर है? नो, ना इनका वेवलेंथ सेम है, ना इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मेरी ये जो अपना स्टूडियो है, इसकी छत पे, यानी मेरे सिर पे जो छत है, इस छत पे हमने 3, 3, 6 और 3, 9 एलईडी लगा रखी है। 9 एलईडी लगा रखी है, और 9 एलईडी बराबर बराबर एक एलईडी 60 वाट की है, और उसका साइज है लगभग 1.5 बाई 1.5 फीट की उसकी चौड़ाई है। तो ये पूरी छत उसने कवर कर रखी है लगभग, ये मान लो आप। प्रत्येक एलईडी जो है, बड़ी वाली एलईडी है, मतलब 1.5 बाई 1.5 फीट की, जैसे टाइल्स आती है ना वैसे, तो ये एलईडी, प्रत्येक एलईडी 60 वाट की है। कितने वाट की है? 60 वाट की है। मतलब 60 वाट की प्रत्येक एलईडी है, प्रत्येक का वेवलेंथ सेम होगा, प्रत्येक का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो ये जितने भी 9 एलईडी हमने पूरी दीवार को भर रखा है, पूरी छत को भर रखा है, ये सारे के सारे जो लाइट सोर्स हैं, जो प्रकाश स्रोत हैं, ये क्या है? ये सारे के सारे लाइट सोर्स प्रकाश स्रोत है। ये कला संबद्ध है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इनकी वेवलेंथ सेम है। आपको 2 ही चीजों से इनको डिफाइन करना है, एक फ्रीक्वेंसी से और एक वेवलेंथ से, यानी एक आवृत्ति से और एक तरंग दैर्ध्य से, जो कि दोनों के लिए क्या है? सेम है। पहली चीज बताइए जरा, क्लियर है बेटा? हाँ, अब बच्चा एक कला का सवाल भी बच्चा उठा लेता है कि सर कला का क्या है? देखो बेटा, कला कांस्टेंट या कलांतर कांस्टेंट, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, 25 का है डिफरेंस या 30 का? 30 का डिफरेंस है, और वो 30 का डिफरेंस कांस्टेंट है, फिक्स है। 30 का डिफरेंस कांस्टेंट है। कालांतर को आपने कांस्टेंट कर दिया, यानी जो आपका फेज डिफरेंस था उसको कांस्टेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी को सेम कर दिया, वेवलेंथ को सेम कर दिया, फेज डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिया। ये सवाल आपने प्रैक्टिस किया है क्या? हाँ जी, किया है। कला संबद्ध स्रोत में फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, कालांतर, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ऑल ऑफ अबाउ। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। किया है ना ये सवाल प्रैक्टिस?
ये सवाल प्रैक्टिस किया है ना आपने, जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं इसकी, उस डेफिनेशन से किया है ना ये सवाल। चलो तो आप अपने इस नोट्स में ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, ये डेफिनेशन अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि ऐसे लाइट सोर्स, ऐसे स्रोत जिनमें सेम फ्रीक्वेंसी हो, पहला पॉइंट है, जिनमें सेम वेवलेंथ हो, दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित हो और तारों में तरंगों में समान कला हो, तीसरा बिंदु। अगर कला समान नहीं है तो नोट करना अगली बात, तरंगों के मध्य, वेव के मध्य या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। चाहे ये तीसरा बिंदु काउंट कर रहे हो तो आप इसको भी 3 लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो फेज सेम होगा या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, कालांतर नियत होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। तो ये सवाल तैयार हो गया। कला संबद्ध स्रोत, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, फेज डिफरेंस फेज या तो समान हो, कला या तो समान हो, फेज या तो सेम हो, या फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट आपका फेज डिफरेंस रखे, ये बात आपको नोट करनी है। यानी यहां पे जो वेव है सेम वेवलेंथ का है, सेम फ्रीक्वेंसी आए, या सेम फेज या फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट हो, नियत हो, तो इस प्रकार के स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, इन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। और इधर से सवाल मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं, मैं खुद आपको इस सवाल का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं। ये सवाल हम प्रैक्टिस कर चुके हैं अपने क्लास में। अब आते हैं इसके कुछ स्पेशल नोट, जहां से हम बहुत बढ़िया लेवल पे जहर घोल सकते हैं, टॉप लेवल पे जहर घोल सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर जोश कम लग रहा है। भाई मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर हो सकता है, ये फील आपको हो सकता है, क्योंकि आरएस सर कहीं पर भी जाके खड़े हो जाएं, अनअकैडमी वॉरियर्स पे, आरएस सर यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी स्पेशल पे, अनअकैडमी प्लस पे, किधर भी चले जाएं, जोश उसी लेवल पे रहता है, ना कम ना ज्यादा। क्योंकि मैं कंटेंट के साथ, अपने कॉन्सेप्ट के साथ में, अपने मतलब पढ़ाने का जो मेथड है उसके साथ कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो नोट पॉइंट आपका क्या है, इस नोट पॉइंट को थोड़ा सा फील करना, इस नोट पॉइंट को थोड़ा सा फील करना। और वो नोट पॉइंट क्या है, लेजर प्रकाश, जो लेजर लाइट है, नोट करना मेरी बात, लेजर प्रकाश, लेजर लाइट है, वो उच्च कला संबद्ध, भैया आपका जो हाईली जो फेज है उसके साथ में संबद्ध है, तथा एक वर्णीय होता है। एक वर्णीय का मतलब समझ रहे हैं, एक रंग के लिए, जिनका एक रंग का मतलब है जिसका वेवलेंथ क्या हो, सेम हो। आपने लेजर लाइट नहीं देखी हो बच्चों वाली, उस लेजर लाइट से ही अपन समझ लेते हैं। तो ये उसी के लिए क्या कह रहा है, उसके लिए उच्च कला संबद्ध होंगे वो, ठीक है, ज्यादा उसकी कला संबद्धता पाई जाएगी, और मोनोक्रोमेटिक होगा, यानी एक वर्णीय प्रकाश होगा। ये बात आपको नोट में करनी है, एक वर्णीय प्रकाश आपका होना चाहिए। क्या ये सवाल प्रैक्टिस किया हुआ है आपका? यस सर, लैंग्वेज तो इसका भी था, एक वर्णीय प्रकाश होता है जरूर। अगर कला संबद्ध स्रोत है तो उसका एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होगा। मैंने एक एलईडी बोला था, एक बल्ब बोला था, एक मैंने बड़ा एलईडी बोला था, एक मैंने छोटा लैंप बोला था। वो एक वर्णीय नहीं थे, एक का कलर अलग था, एक का कलर अलग था। एक वर्णीय बोले तो उनका वेवलेंथ सेम होना। अगर वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज सेम है, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो वह कला संबद्ध सोर्स होगा, कला संबद्ध सोर्स कहलाता है। पहला इसका नोट पॉइंट मेरे हिसाब से प्रत्येक बच्चे का क्लियर है। पहला नोट पॉइंट प्रत्येक बच्चे का क्लियर है सर, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, दूसरा नोट पॉइंट मेरा क्या, पहला हो गया, दूसरा देखिए क्या है। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे आने वाले प्रकाश की, ऐसे लाइट सोर्स जिनसे जो प्रकाश आता है, लाइट आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, समान न हो, और इनसे निकलने वाले प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर, फेज डिफरेंस समय के साथ में कांस्टेंट ना रहे,
तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, वेवलेंथ सेम ना हो, प्रकाश एक जैसा ना हो, या जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं हो, बदलता रहे, तो ये कला असंबद्ध सोर्स कहलाते हैं। ये आपके कला असंबद्ध सोर्स कहलाएंगे, कला असंबद्ध जिनमें फेज डिफरेंस आपका अलग हो, समय के साथ कांस्टेंट नहीं हो। ये इसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन दिया गया है। और ये तीसरा पॉइंट आपका, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, कोई भी एक बल्ब, एक एलईडी, एक मोमबत्ती, कुछ भी बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ इत्यादि से उत्सर्जित प्रकाश स्रोत कला, देखो आगे ना बात है, एक बल्ब एक मोमबत्ती है, मैंने 5 वाट का एलईडी लिया सेम कलर का, 5 वाट का दूसरा एलईडी लिया, वो कला संबद्ध होंगे, लेकिन यार मैं एक बल्ब ले रहा हूं, एक मैं कैंडल ले रहा हूं, मोमबत्ती ले रहा हूं, तो वह क्या कला संबद्ध हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। एवं इनसे उत्सर्जित प्रकाश, इनसे जो लाइट का इमिशंस होगा वो तरंगों के मध्य व्यतिकरण प्राप्त नहीं कर सकता। यहां से इंटरफेरेंस का फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इनका वेवलेंथ अलग होगा, इनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ में चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनसे व्यतिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से प्रत्येक डाउट आपका मैंने यहां से आपका क्लियर कर दिया है, बहुत ही अच्छे से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा और फील किया गजब लेवल पे कॉन्सेप्ट है। ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट था। अगर कोई बच्चा लाइक बटन पे क्लिक करना भूल गया है, प्रेजेंट लगा देना अपने दिल के साथ में, अपने दिमाग के साथ में। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। मैं क्लास को सेव करता हूं, क्लास के बाद में आप अपना कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग आपका क्या मानना है, किस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस होने वाला है अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और इस क्लास में क्या आपने फील किया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन आज आपको नहीं दिया है, नेक्स्ट डे मिलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मेरे जस्ट बाद में मैथ्स की क्लास है, उसके बाद में इंग्लिश की क्लास है। और मैं फिर कहता हूं बच्चा, मैथ्स की हो चाहे इंग्लिश की क्लास हो, कॉन्सेप्ट का अचार डालना पड़ेगा तो भी कुछ ना होगा अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस आएगी, कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा प्रैक्टिस के रूप में। तो कॉन्सेप्ट वाले आचार को भैया इंक्लूड करो प्रैक्टिस में, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस जो कॉन्सेप्ट है वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अगर यूज करना नहीं आता प्रैक्टिस में तो वह कॉन्सेप्ट हमारा किसी काम का नहीं है, टोटली यूजलेस है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बच्चा।